उस होलनाक रात के हंगामे में अनजान से कुछ दिन पहले पलट कर देखे तो हालात बज़ाहिर पुरसुकून नजर आते हैं। जहाँ एक मामूल की सुबह का आगाज हो रहा था, घर में सुबह की खामोशी, और शाजिया हमेशा की तरह सबसे पहले जाकर बावर्ची खाने में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अभी वो पराठे बनाकर फारिग हुई थी कि उसकी सौतेली माँ फरीदा बेगम पैर पटकते हुए वहां दाखिल हुई और आते ही शाजमा के हाथ की चाय की प्याली छीन ली। फरीदा बेगम ने गुस्से से कहा, ये तुमने फिर चाय में पत्ती ज्यादा डाल दी है। कितनी बार तुम्हें समझाया कि तुम्हारे बाप की तेज पत्ती वाली चाय तुम्हें उसे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस मोटे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं है। शाजमा ने डरते हुए सर झुका लिया था और इंतहाई धीमी आवाज में बोली, अम्मी, मैंने तो हमेशा की तरह एक चम्मच डाला है। शायद पत्ती का नया डिब्बा थोड़ा तेज है, इससे रंग ज्यादा निकल आया। फरीदा बेगम ने जोर से हाथ मेज पर मारा, जिससे चाय झलक पड़ी, और कहा, खबर था जो मुझे अम्मी कहा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ शास्त्रा, तुम्हारी माँ मर गई है और अपने साथ अपना मनहूस साया इस घर में से ले गई है। तुम्हारा बाप अकरम साहब को एक बीवी की जरूरत थी और मुझे अपनी बेटी बीना के लिए एक छत और दौलत चाहिए थी। तुम इस घर की सगी बेटी जरूर हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे सगे बाप के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो खुद तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालेगा। शाजमा की आंखों में आंसू भरा, लेकिन वो लब भींच कर खामोश रही। उसने खामोशी से नाश्ते की ट्रे उठाई और खाने की मेज की तरफ चल पड़ी, जहाँ अकरम साहब पहले से एक बार में सर दिए बैठे थे। शाजमा ने लड़ती हुई आवाज में सलाम किया, मगर अकरम साहब ने अखबार से नजर हटाए बगैर सिर्फ सर हिला दिया। शाजमा को उम्मीद थी कि शायद आज बाप उसकी सूजी हुई आंखें देख के खैरियत पूछ ले, लेकिन उसे हमेशा की तरह मायूसी हुई। फरीदा बेगम ने पराठे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अकरम साहब को मुखातिब किया कि देख ले, अकरम साहब, मैं सुबह से इस लड़की को समझा रही हूँ कि काम में ध्यान दिया करे, लेकिन इसका ध्यान पता नहीं किन ख्यालों में रहता है। मैं इसे सगी बेटियों की तरह रखती हूँ, लेकिन ये मेरा जरा लिहाज नहीं करती। अकरम साहब ने अखबार एक तरफ रखा और शाजमा को घूर कर देखा, जैसे वो कोई मुजरिम हो। उन्होंने कहा, शाजमा, मुझे घर में सुकून चाहिए। अगर तुम्हारी माँ की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे बदतमीजी और लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर पर तुमसे। शाजमा ने कांपते हुए कहा, जी अब्बू, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फरीदा बेगम ने शाजमा को वहां बुत बना देखकर झिड़क दिया कि अब यहाँ सर पर क्यों खड़ी हो गई हो, या बीना को भी देखोगी। इस शहजादी को यूनिवर्सिटी जाना है और तुमने अभी तक इसके कपड़े इस्त्री नहीं किए। जाओ यहाँ से और इसका काम करो, हमें सुकून से नाश्ता कर ले दो। शाजमा अपने आंसू तेजी से पीती हुई वहां से निकल गई। नाश्ते की मेज से उठने के बाद शाजमा तेजी से चलती अपनी सौतेली बहन बीना के कमरे की तरफ गई। बीना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी गुस्से से चीजें इधर उधर फेंक रही थी, और शाजमा को देखते उसका पारा मजीद चढ़ गया। बीना ने शाजमा की तरफ मुड़ते हुए चीख कर कहा, कहाँ मर गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम बहरी हो या जानबूझकर मुझे तंग कर रही हो ताकि मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो जाए? शाजमा ने जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ते सफाई दी कि मैं अब्बू और अम्मी को नाश्ता दे रही थी। बीना, इसलिए देर हो गई, मैं अभी तुम्हारा सूट निकाल देती हूँ, तो परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। बीना ने गुस्से से मेज पर ब्रश फेंका और शाजमा के पास आकर कहने लगी, तुमने मेरा नीला सूट अभी तक इस्त्री क्यों नहीं किया? तुम चाहती हो मैं यूनिवर्सिटी में बुरी लगूं? तुम्हें मेरी खूबसूरती से जलन होती है ना, इसीलिए जानबूझकर तुम मेरे काम खराब करती हो। तुम इस घर की सगी बेटी होकर भी एक नौकरानी से ज्यादा नहीं हो। अब्बू अब वही करते हैं जो मेरी माँ कहती है, और बहुत जल्द इस घर से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। शाजमा ने अलमारी से इस्त्री शुदा सूट निकाल कर बीना के सामने क्या कहा, बीना, मैंने रात को ही इस्त्री करके लटका दिया था, देखो बिल्कुल तैयार है। तुम बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रही हो। बीना ने सूट शाजमा के हाथ से छीना और उसे गौर से देखने लगी। अचानक उसने कमीज के दामन पर उंगली रखी और चिल्लाई कि ये देखो, यहाँ हल्की सी शिकन बाकी है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। उसने सूट शाजमा के मुंह पर दे मारा और कहा, किसी दोबारा इस्त्री करो, और खबरदार इस बार कोई शिकन रही तो वही गरम इस्त्री तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। शाजमा ने खामोशी से सूट उठाया और इस्त्री की प्लग में लगाने लगी। बीना कुर्सी पर बैठते दोबारा हुक्म चलाने लगी कि सुनो, इस्त्री के बाद मेरे जूते भी पॉलिश कर दे। अगर पॉलिश फर्श पर गिरी तो मैं अम्मी को बता दूंगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले। शाजमा ने तड़प कर बीना की तरफ देखा और इल्तजा की, बीना, खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम जानती हो
ابو چوری کے نام پر کتنا ناراض ہوتے ہیں. میں نے کبھی تمہاری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. بینا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. تو پھر میرا کام چپ چاپ اور طریقے سے کرو. امی اور ابو میری بات کا یقین کریں گے، تمہاری بات کا نہیں. تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ہماری خدمت کرنی پڑے گی، ورنہ انجام تم جانتی ہو. شازمہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور دوبارہ استری کرنے لگی. وہ جانتی تھی کہ بینا اپنی بات کی پکی ہے اور وہ اپنے انسانی کلیوں سے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. کمرے میں صرف استری کے چلنے کی آواز تھی اور شازمہ کی خاموش سسکیاں جو اس شور میں دب گئی تھی. صبح کی تلخیوں کے بعد دوپہر کا وقت بھی اس گھر میں کوئی سکون نکل نہیں آیا، بلکہ یونیورسٹی سے واپسی پر بینا کے ساتھ ایک نیا طوفان بھی گھر میں داخل ہونے کو تیار تھا. بینا یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی اور وہ بار بار اپنے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جو کہ مسلسل بج رہا تھا. آخر کار تنگ آ کر اس نے کال ریسیو کی اور دبی ہوئی مگر غصیلی آواز میں بولی. بینا نے دان پیستے ہوئے کہا کہ تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہے ہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں یونیورسٹی ہوں اور بات نہیں کر سکتی. دوسری طرف سے احمد کی بھاری اور غصیلی آواز آئی کہ جھوٹ مت بولو بینا، تم گھر آ چکی ہو. میں تمہاری یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑا جب تم اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر نکلی ہو. تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو. یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا. اور بینا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا. اس نے کہا دیکھو احمد، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی گھر میں سب موجود ہیں. اگر کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. احمد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا تو پھر مسئلہ ہو جانے دو. اگر تم نے آج مجھ سے ملنے کا وقت طے نہ کیا تو میں سیدھے تمہارے گھر آ کر تمہارے باپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی شریف بیٹی میرے ساتھ کہاں کہاں گھومتی رہی ہے. بینا نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ملوں گی تم سے، بس مجھے تھوڑا وقت دو. ابھی بینا بات کر ہی رہی تھی کہ شازمہ ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی. شازمہ کو دیکھتے بینا نے بوکھلا کر فون بند کر دیا اور اپنا سارا ڈر اور غصہ شازمہ پر نکالنے لگی. بینا شازمہ کی طرف لپکی اور اس کے ہاتھ سے جگ چھین کر زمین پر دے مارا اور چلائی تم یہاں دبے پاؤں کیوں آئی ہو؟ میری باتیں سن رہی تھی نا تم؟ جاسوسی کرنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں. شازمہ سہم کر پیچھے ہٹی اور بولی نہیں بینا، میں تو بس تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لائی تھی کہ تم دور سے آئی ہو. میں نے کچھ نہیں سنا. بینا نے شازمہ کا بازو مروڑتے ہوئے کہا مجھے سب پتا ہے تم کتنی معصوم ہو. تم چاہتی ہو کہ میرا کوئی راز تمہیں پتا چلے اور تم جا کر ابو کو بتا دو. لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے زبان کھولی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی. نکلو میرے کمرے سے اور دفع ہو جاؤ. شازمہ نے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے سمیٹی اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی. بینا نے دروازہ زور سے بند کیا اور دوبارہ موبائل کی طرف دیکھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احمد نامی مصیبت سے کیسے جان چھوڑا ہے، کیونکہ اب وہ ایک امیر لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا چکی تھی اور احمد اس کے لیے بیکار ہو چکا تھا. دن کا سورج ڈھل چکا تھا اور رات کے کھانے پر گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا، جہاں فریدہ بیگم اپنی نئی چال چلنے کو تیار تھی. اکرم صاحب نے کھانے کی میز پر خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے. شازمہ باورچی خانے سے روٹیاں لا لا کر رکھ رہی تھی. فریدہ بیگم نے شازمہ کو باورچی خانے میں جاتے دیکھا تو موقع غنیمت جا کر اکرم صاحب کی طرف چکی. فریدہ بیگم نے سرگوشی کے انداز میں کہا اکرم صاحب، مجھے کچھ دنوں سے شازمہ کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے. یہ سارا دن کھوئی کھوئی رہتی ہے اور چھت پر گھنٹوں اکیلی ٹہلتی رہتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکی ہماری عزت پر کوئی داغ ہی نہ لگا دے. اکرم صاحب نے نوالا منہ میں ڈالتے ہاتھ روک لیا اور ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے. انہوں نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر بات کرو. فریدہ بیگم نے بات بناتے ہوئے کہا کہ محلے کی عورتیں باتیں بنا رہی تھی کہ انہوں نے شازمہ کو کسی لڑکے کو گھورتے دیکھا ہے. میں نے تو اسے بہت سمجھایا کہ ہم شریف لوگ ہیں لیکن اس کی رگوں میں اپنی ماں کا ہی خون ہے، اثر تو دکھائے گا. اسی وقت شازمہ گرم روٹیاں لے کر میز پر آئی. اکرم صاحب اسے دیکھتے غصے سے پلیٹ بڑے سر کھاتی. اکرم صاحب گرجدار آواز میں بولے شازمہ، میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہارا دھیان گھر کے کاموں میں کم اور باہر کی آوارہ گردی میں زیادہ رہنے لگا ہے. شازمہ کے ہاتھ سے روٹی پلیٹ میں گر گئی اور اس کا رنگ فک ہو گیا. اسے سوچا ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی. میں نے کیا کیا ہے؟ اکرم صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ مجھے صفائیاں نہیں چاہیے. میری عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اگر تم نے ایسی حرکت کی جس سے محلے میں میرا سر نیچا ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. مجھے اپنی پگڑی پر داغ برداشت نہیں ہے. شازمہ نے فریدہ بیگم کی طرف دیکھا جو کہ بڑی معصومیت سے
खाना खाने में मसरूफ थी, जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। शाज़मा ने लड़ती आवाज में कहा, अब्बू, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अम्मी शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। फरीदा बेगम फौरन बोल पड़ी, लो, अब मैं झूठी हो गई? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि अभी से संभल जाओ। माँ बाप को औलाद की बेहतरी की फिक्र होती है, लेकिन तुम तो उल्टा मेरे ही गले पड़ गई हो। अकरम साहब ने मेज पर मुक्का मारा और कहा, बस जुबान बंद करो अपनी शाज़मा। खबरदार जो अपनी माँ को जवाब दिया, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। शाज़मा ने बहते आंसू के साथ सर हिलाया और मुड़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि इसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और वो बेगुनाह होते भी मुजरिम बनती जा रही है। फरीदा बेगम ने तुरछी निगाहों से बीना को देखा और दोनों के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। रात का अंधेरा गहरा होने के साथ साथ घर में खौफ के साए भी लंबे होते जा रहे थे। और फिर वो गरी आन पहुंची जब खामोशी चीखों में बदलने वाली थी। घर की तमाम बत्तियां बुझ चुकी थी और चारों तरफ गहरा सुनाटा था। शाज़मा सोने से पहले पानी पीने के लिए उठी तो उसकी नजर बीना के कमरे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। शाज़मा ने जानकर देखा तो बीना बड़ी बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी और बार बार अपने हाथों को मसल रही थी, जिससे वो शदीद जहनी दबाव में हो। शाज़मा को शदीद तशवीश हुई कि शायद बीना की तबीयत खराब है। वो आहिस्ता कदमों से चलती दरवाजे पर गई और दबी आवाज में पुकारा, बीना, तुम अभी तक जाग रही हो? खैरियत तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बीना बुरी तरह चौंकी, जैसे उसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। उसे घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा और शाज़मा को वहां खड़ा पाकर उसका खौफ फौरन गुस्से में बदल गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे का पट पकड़ लिया। बीना ने तलख लहजे में कहा, तुम मेरे कमरे में झांक कर क्या देखना चाहती हो? जाकर सोती क्यों नहीं? तुम्हें मेरा पहरा देने की जरूरत नहीं है। शाज़मा ने नरमी से कहा, मैं तो बस रोशनी देकर पूछने आई थी। बाहर मौसम बहुत खराब है ना, और हवा तेज चल रही है। मुझे लगा शायद तुम डर रही हो। बीना के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने शाज़मा को पीछे धकेला और दरवाजा बंद करने लगी। रुका, मुझे मौसम की खबर मत दो। जाओ, जाकर अपना काम करो और खबरदार जो दोबारा दीदर है, मुझे अकेला छोड़ दो। दरवाजा शाज़मा की मुंह पर बंद हो गया। शाज़मा ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे बीना के रवैये में अजीब सी घबराहट महसूस हुई थी, मगर वो इसकी वजह नहीं समझ सकी। कमरे में आकर उसने जाय नमाज बिछा ली। नमाज न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बुरी खबर आने वाली हो। उसने हाथ उठाकर अपने घर के सुकून की दुआ मांगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि तूफान उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है। रात के 11 बज रहे थे और शाज़मा भी जाय नमाज पे बैठी थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर जोरदार धमाका सा हुआ। आवाज इतनी सख्त थी जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी हो। शाज़मा का दिल दहल गया और वो घबरा कर सेन की तरफ भागी। सामने वाले कमरे से अकरम साहब भी हड़बड़ाकर बाहर निकले और फरीदा बेगम भी उनके पीछे थी। अकरम मैन साहब ने गुस्से और हैरत से पूछा, कौन है दरवाजे पर इतनी रात का? शाज़मा, देखो कौन बदतमीज है जो दरवाजा तोड़ रहा है। दस्तक का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि मजीद तेज हो गया। बाहर से किसी मर्द की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शाज़मा के पैर जमीन पर जम गए, लेकिन बाप के हुक्म पर वो लड़ते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सामने अहमद खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी और हालत ऐसी थी जैसे वो होश में ही ना हो। शाज़मा उसे देखकर खौफ से पीछे हटी। अहमद ने शाज़मा को देखा, मगर उसे पहचाना नहीं और सीधा अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अहमद ने गरजदार आवाज में कहा, कहाँ छुप कर बैठी हो? बुलाओ उसे बाहर। आज मैं सबको बताऊंगा कि शराफत के पर्दे में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। शाज़मा ने रास्ता रोकने की कोशिश की और डरते हुए बोली कि भाई, आप कौन है? आप गलत घर में आ गए हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अहमद ने शाज़मा को बाजू से पकड़कर एक तरफ झटकते और कहा, हटो सामने से। मुझे मत सिखाओ कि ये किसका घर है। मुझे अच्छी तरह बताइए कौन यहाँ कौन रहता है। इतने में अकरम साहब तेजी से आगे बढ़े और अहमद के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अकरम साहब ने दहाड़ते हुए कहा, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। कौन हो तुम और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अहमद रुका और अकरम साहब को देखा। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने कहा कि पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा अंकल, लेकिन पहले जरा अपनी इस लाडली बेटी को बुलाए जो मुझे बर्बाद करके अब घर में छुप कर बैठी है। अहमद की आवाज सुनकर पूरा घर लर्ज उठा। अकरम साहब की नजरें सवालिया निशान बनकर बिल्ला के चेहरे पर जमी थी।
लेकिन इससे पहले कि सच सामने आता, बीना ने एक साजिश का जाल बुनना शुरू किया ताकि वो अपनी जान बचा सके। अकरम साहब ने अहमद की बात सुनकर तड़प कर बीना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में शक और गुस्से की लहरें वाज़ह थी। बीना का रंग सफेद पड़ चुका था, मगर उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए एक जोरदार चीख मारी और शाज़मा की तरफ लपकी। बीना ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब्बू देख ले, ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। ये शाज़मा का दोस्त है और अब फंस जाने पर मेरा नाम ले रहा है ताकि शाज़मा बच सके। मैं तो कई दिनों से आपको बताना चाहती थी कि शाज़मा छुप छुप कर इससे बातें करती है, लेकिन मैं डरती थी कि आप कहीं इसे जान से ही ना मार दें। शाज़मा का सांस हलक में अटक गया और वो फटी पड़ी निगाहों से अपनी बहन को देखने लगी। वो हैरत से बुत बन गई थी कि कोई इंसान इतना बड़ा झूठ इतनी सफाई से कैसे बोल सकता है। शाज़मा ने लड़ती हुई आवाज में कहा, बीना तुम ये क्या कह रही हो? मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। मैंने तो उसे आज पहली बार देखा है। अब वो खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करे, ये झूठ बोल रही है। अहमद ने भी हैरानी से बीना की तरफ देखा और बोलना चाहा, देखो बीना, तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। कौन शाज़मा? मैं तो किसी शाज़मा को नहीं जानता। फरीदा बेगम ने फौरन अहमद की बात काट दी और सीना पीटने लगी। हाय, अब तो तुम यही कहोगे कि तुम इसे नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें अपनी जान का डर लग गया है। अकरम साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि शाज़मा के लक्षण ठीक नहीं है। ये लड़का कई बार हमारे घर के चक्कर लगा चुका है और मैंने खुद शाज़मा के साथ खिड़की में से बातें करते हुए देखा था। आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे घर में घुस आया है। अकरम साहब के चेहरे का रंग गुस्से से काला पड़ गया। उनका सांस तेज तेज चलने लगा और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ शाज़मा के मुंह पर रसेद किया। शाज़मा गुस्से से दूर जाकर उसके लब से खून रसने लगा। अकरम साहब गरजे कि बस खामोश हो जा तुम। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेहया माँ की बेटी हो, जिसने मुझे जीते जी मार दिया था। आज तुमने मेरी गारत का जनाजा निकाल दिया। इस लड़के की जरूरत कैसे हुई कि वो मेरे सामने खड़े होकर तुम्हारा नाम ले? शाज़मा ने बाप के पैर पकड़ लिए और हिचकियां लेते हुए बोली कि अब्बू खुदा का वास्ता है, मेरी बात तो सुन ले। ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे फंसा रही हैं। मैं बेकसूर हूँ। अब्बू, मैंने कभी घर की दहलीज से बाहर कदम तक नहीं रखा। अकरम साहब ने उसे पैरों से ठुकराया और अहमद की तरफ मुड़े और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब बताओ, तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है? वरना आज इस घर से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रात की स्पेर घर में बर्पा होने वाले ये हंगामा अब किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ा था, जहाँ अकरम साहब की गैरत उनके रिश्तों पर हावी हो रही थी। अहमद अकरम साहब के गुस्से को देखकर घबरा गया और समझ गया कि बीरा ने उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया है और सच सच बोलने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाप की नजरों में शाज़मा पहले से ही गुनाहगार साबित हो चुकी थी। अहमद ने थूक निकलते हुए कहा, अंकल, मैं तो बस इससे मिलने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बीना ने दोबारा शोर मचाया कि अब्बू देखिए, ये मान रहा है कि ये उससे मिलने आया था। शाज़मा ही इसे बुलाती है और हम सबको बदनाम कर रही है। अब्बू इसका क्या करें, वरना कल मोहल्ले वाले हमारी ऊपर थू थू करेंगे। अकरम साहब ने गुस्से में दीवार पर लगा अपना पुराना हंटर उठाया और शाज़मा पर बरसना शुरू कर दिया। शाज़मा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन फरीदा बेगम और बीना के दिलों में जरा रहम नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फातिहाना मुस्कुराहट का तबादला कर रही थी। अकरम साहब ने हंटर फेंक कर कर्जदार आवाज में कहा, मौलवी साहब को बुलाओ, अभी इसी वक्त। मैं इस गंद को एक लम्हा भी अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं अपनी पगड़ी पर ये दाग नहीं रहने दूंगा। फरीदा बेगम ने हैरत का नाटक किया कि अकरम साहब आप क्या कह रहे हैं, अभी इतनी रात को? अकरम साहब ने फैसला कन लहजे में कहा, हाँ, अभी इसी वक्त। इस लड़के और इस लड़की का निकाह परवाह जाएगा और ये दोनों आज ही इस घर से दफा हो जाएंगे। शाज़मा आज से मेरे लिए मर चुकी है और मैं अपनी बेटी का जनाजा निकाल चुका, लेकिन इसकी बदकारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। शाज़मा फर्श में पड़ी तड़प रही थी और उसके कानों में अपने बाप के ये संगदिल अल्फाज हथौड़ों की तरह लग रहे थे। उसे लग रहा था कि आसमान उसके सर पर गिर गया है। थोड़ी देर में मोहल्ले के मौलवी साहब को बुला लिया गया। निकाह का मंजर किसी मातम से कम नहीं था। मौलवी साहब ने जब शाज़ना से पूछा कि इसे निकाह कबूल है, तो वो खामोश रही, मगर बाप की बंदूक की नाली उसके माथे पर तनी हुई थी। उसने कांपते लबों से कबूल है कह दिया और उसके साथ ही उसकी पिछली जिंदगी का हर रिश्ता कट गया। निकाह के फौरन बाद अकरम साहब ने अहमद का गिरबान पकड़ा और उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ ले गए। अकरम साहब ने नफरत से कहा कि ले जाओ इस बदकिरदार लड़की को यहाँ से। आज के बाद इसने इस गली का रुख भी किया
तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। शाज़मा, तुमने मेरी कमर तोड़ दी है, निकल जाओ यहाँ से। अहमद खामोशी से शाज़मा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटने लगा। शाज़मा ने मुड़कर एक आखिरी बार अपने बाप के घर की तरफ देखा, जहाँ बीना और फरीदा बेगम दरवाजे की ओट में खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और शाज़मा अपनी टूटी हुई इज्जत और टूटे हुए ख्वाबों के साथ एक नामालूम सफर पर निकल पड़ी थी। बारिश की ठंडी बूंदों और बाप की नफरत में भीगी हुई शाज़मा जब अहमद के साथ उसके छोटे से फ्लैट में पहुंची तो रात का आखिरी पहर था और वहां की खामोशी किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी। अहमद ने गुस्से से चाबी घुमाई और फ्लैट का दरवाजा खोलकर शाज़मा को अंदर की तरफ धक्का दिया। शाज़मा, जो पहले ही नंगे पांव थी और सर्दी से कांप रही थी, फर्श पर गिरते गिरते बची। अहमद ने दीवार पर लगा बटन दबाया तो एक मध्यम सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अहमद ने अपनी गीली कमीज उतार कर सोफे पर फेंकी और डहारा कि ये लो, देख लो अपना नया घर। खुश तो बहुत होगी तुम कि एक अमीर बाप के घर से निकलकर अब मेरे इस 2 कमरे के फ्लैट में आ गई हो। ये मत समझना निकाह के इन 2 बोलों ने तुम्हें कोई हक दे दिया। मेरे लिए तुम इस वक्त भी एक मक्कार लड़की हो और हमेशा रहोगी। शाज़मा ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और लड़ती हुई आवाज में बोली, अहमद साहब, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं तो खुद नहीं जानती थी कि बीना ने ऐसा क्यों किया। मैं तो उसे अपनी सगी बहनों से बढ़कर मानती थी। अहमद तड़प कर उसके करीब आया और उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और कहा, अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लो। तुम दोनों ने मुझे मोहरा बनाया ताकि तुम अपनी अय्याशी कर सको और बिना किसी और के साथ जिंदगी बसाए। लेकिन याद रखना शाज़मा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें अपनाया नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा समझकर इस घर में लाया हूँ। शाज़मा की आंखों से आंसू बहकर अहमद के हाथ पर गिरे। उसने सिसकियों के दरमियान कहा, अगर मैं मक्कार होती तो क्या अपने बाप के हाथों इतनी जिल्लत सहती? अहमद, वीना आपको पसंद करती थी। मैंने खुद उसे आपसे फोन पर बात करते सुना था, मगर उसने अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले लिया और आपने भी वही किया जो मेरे बाप ने किया। अहमद ने उसे नफरत से दूर झटका और कहा, खामोश हो जाओ, अपनी सफाइयां अपने पास रखो। इस फ्लैट में 2 कमरे हैं, तुम इस कोने वाले कमरे में रहोगी। और खबरदार, जो कभी मेरे सामने आने की कोशिश की, आज से तुम्हारी हैसियत इस घर में एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। शाज़मा लड़खड़ाते कदमों के साथ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ गुपन दे रहा था। उसने फर्श पर बैठकर अपने घुटनों में सर दे दिया। उसे रो रो रह रहकर अपने बाप का वो गुस्सा और बीना की वो शैतानी मुस्कुराहट याद आ रही थी, जिसने उसे ये रात कहीं का नहीं छोड़ा था। रात भर की बारिश थम चुकी थी और खिड़की के पर्दों से छीनी छिनती हुई सूरज की पहली किरण ने शाज़मा की बोझल आंखों पर दस्तक दी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का एक नया और घुटन दिन शुरू हो चुका है। शाज़मा तब दरवाजे से बाहर आई तो देखा अहमद सोफे पर वैसे ही पड़ा सो रहा था जैसे रात को बैठा था। घर में हर तरफ गिरदो गुबार और किचन में बर्तनों का ढेर लगा था। शाज़मा ने अपनी तकलीफ को पसे पुश्त डाला और दबे कदमों किचन में चली गई ताकि अहमद की आंख न खुल जाए। उसने घर की सफाई शुरू कर दी और जब तक अहमद बेदार हुआ पूरा घर चमक रहा था। अहमद ने आंखें मिलते मलते इधर उधर देखा और जब उसकी नजर किचन में काम करती शाज़मा पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उठकर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अहमद ने तंजिया लहजे में कहा, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सफाई करने से तुम्हारे गुनाह नहीं धुल जाएंगे। नाश्ता तैयार है या सिर्फ वक्त जाया कर रही हो? शाज़मा ने बगैर मुड़े जवाब दिया, नाश्ता तैयार है, बस मैं चाय छान रही हूँ। आप हाथ मुंह धो ले, मैं मेज लगाती हूँ। अहमद गुस्से से बोला, मेरे पास हाथ मुंह धोने का वक्त नहीं है, मुझे काम पर जाना है। और हाँ, ये लो कुछ पैसे। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ कि तुम्हारे नखरे उठाऊं। घर में जो राशन है उसे एहतियात से खर्च करना और बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें यहाँ ऐश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कैद में रखने के लिए रखा है। शाज़मा ने खामोशी से पैसे पकड़ लिए और नीचे सर झुकाकर खड़ी हो गई। अहमद ने तेजी से नाश्ता किया और एक लफ्ज कहे बगैर घर से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। ताले की आवाज शाज़मा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाने के लिए रोटी और सर छुपाने के लिए छत तो है, मगर वो इज्जत और मान छिन चुका है जो एक बेटी और बीवी का हक होता है। वो अकेली सुनसान घर में बैठ गई और सोचने लगी कि वीना इस वक्त अपने पुरतहिश कमरे में सुकून की नींद सो रही होगी, जबकि वो यहाँ बेगुनाह होते हुए भी
एक मुजरिम की जिंदगी गुजार रही है। उसने जाय नमाज बिछाई और अपने रब के सामने सजदे में गिर गई। उसका यकीन था कि जिसने अल्लाह ने उस तूफान में उसे डाला वही उसे हक और सच्चाई की रोशनी भी दिखाएगा। लेकिन उसे अभी अपने किरदार की खुशबू से अहमद के दिल की बर्फ पिघलानी थी। गुजरते वक्त ने शाज़मा के पांव जैसे बेड़ियों में बांध दिए थे और उस कैद में उसके लिए हर उभरता सूरज एक नई आजमाइश का पैगाम बनकर आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब अहमद ने घर के बाहरी ताले पर चाबी घुमाई और अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर दिन भर की थकन और मिजाज में वही पुरानी चिड़चिड़ाहट नुमाया थी। जैसे उसने कदम अंदर रखा तो उसे घर की फिजा बदली बदली महसूस हुई। हर जगह हर चीज अपनी सलीके से मौजूद थी और किचन से उठने वाली मसालों की इश्तहार अंगेज खुशबू उसकी भूख चमका रही थी। अहमद ने गुस्से से जूते उतारकर दीवार की तरफ उछाले और किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। वही शाज़बा बहुत तनही से रोटियां सेक रही थी। उसके चेहरे पर चूल्हे की तपिश से सुर्ख हुई हुई थी, मगर वो अपनी धुन में मगन थी। अहमद ने उसे कुछ देर खामोशी से देखा और फिर एक तंजिया कहका लगाया। अहमद ने तलख लहजे में क्या क्या समझती हो कि ये सब सफाई सुथराई करके तुम मेरी नजरों में मोतबर बन जाओगी? ये मासूमियत का लबादा तुम पर जचता नहीं है शाज़बा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी मक्कार लड़कियां पहले घर बनाती हैं और फिर से आग लगा देती है। शाज़मा ने तपते हुए तवे पर रोटी उतार दी थी और बिना मुड़े सुकून से जवाब दिया कि मैं आपका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रही अहमद साहब। मैं सिर्फ इस घर की सफाई कर रही हूँ जहां मुझे रहना है। आपको मुझ में मकर नजर आएगा तो ये आपकी नजर का कसूर है, मेरी नीयत का नहीं। अहमद तड़प कर उसके करीब आया, उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया और बोला, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे सामने ये फलसफा जानने की जरूरत नहीं है। तुम सारा दिन यहाँ अकेली बैठकर न जाने किन किन से राब्ते करने के मंसूबे बनाती रहती हो। कल से तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगा और वहां तुम एक आम मुलाजमा की तरह सफाई का काम करोगी ताकि तुम्हारा ये गरूर खाक में मिल जाए। शाज़मा की आंखों में कर्ब की लहर उठी, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पाया। उसने अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मेहनत मजदूरी करने से मेरा गुरूर टूट जाएगा तो हमको मायूसी होगी। मैं काम से नहीं डरती बल्कि इस शख्स से डरती हूँ जो आपके दिल में घर कर गया है। अगर आपको मुझे ऑफिस ले जाकर सुकून मिलता है तो मैं तैयार हूँ। अहमद ने उसे झटका दिया और गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गया। शाज़मा ने तड़पती आंखों से उसे जाते देखा और फिर खामोशी से खाना मेज पर लगा दिया। उसे एहसास था कि जिल्लत का एक नया बाब खुलने वाला है, मगर उसने इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। शाज़मा जहां बेगुनाही की सजा काट रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीना के घर में ड्यूटी जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जहां जमीन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। बीना अपने कमरे में कीमती खुशबुओं और मेकअप के सामान के दरमियान बैठी खुद को संवार रही थी। उसके चेहरे पर वो खास चमक थी जो दूसरों को बर्बाद करके हासिल होती है। फरीदा बेगम दरवाजे पर से दाखिल हुई तो बेटी को यूं तैयार होता देख उनका चेहरा खिल उठा। फरीदा बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा, वाह मेरी शहजादी, आज तो तुम कमाल लग रही हो। सुना है अजमल तुम्हें आज किसी बड़े होटल में डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या उसने शादी के बारे में कुछ कहा? बीना ने अपने होंठों पर लिपस्टिक ठीक करते हुए जवाब दिया, अम्मी वो तो मेरा दीवाना हो चुका है। उसने कहा कि वो अगले हफ्ते अपने घर वालों को भेजेगा। बस शाज़मा का वो कांटा रास्ते से निकला तो मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है, वरना अबू तो उसके अलावा और किसी का सोचते ही नहीं है। फरीदा बेगम ने मायनी खेस मुस्कुराहट के साथ कहा कि सब मेरी चाल का कमाल है बीना पुत्र। मैंने अकरम साहब के सामने ऐसा ड्रामा किया कि उन्होंने अपनी सगी बेटी को दुश्मन समझ लिया और अब उसका नाम सुनकर भी आग बगोला हो जाते हैं। बेचारी शाज़मा पता नहीं इस अजड़ अहमद के साथ कैसे गुजारा कर रही होगी। बीना ने बेनियाजी से कंधे उठाकर कहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं अम्मी। वो जहाँ है वही सड़े, क्योंकि उसने हमेशा अपनी खूबसूरती से मुझे दबाने की कोशिश की थी। अब पता चलेगा, जब किस्मत रूठती है तो शक्ल सूरत किसी काम की नहीं आती। वो अहमद उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि शाज़मा ने उसे धोखा दिया है। इसी दौरान बाहर से अकरम साहब की खांसने की आवाज आई। फरीदा बेगम ने फौरन अपना लहजा बदला और बुलंद आवाज में बोली, हाँ बीना बेटी जरा जल्दी करो, कहीं तुम्हें देरी ना हो जाए। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसी ही खुशियां दे और हासिदों की नजर से बचाए। बीना ने अपना पर्स उठाया और आखिरी बार शीशे में देखकर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसे जरा भी मलाल नहीं था कि उसकी असौदगी की कीमत उसकी अपनी बहन की जिंदगी की बर्बादी से अदा की गई है। इस घर में अब शाज़मा एक बोली बसरी दास्तान बन चुकी थी।
जिस का ज़िक्र करना भी जुर्म करार दिया गया था। रात की बोझिल खामोशी के बाद जब एक नई सुबह ने दस्तक दी, तो शाज़मा के लिए ये सूरज सुकून की बजाय ज़िल्लत की एक नई दास्तान लेकर तुल हुआ था, क्योंकि उसे अपने शौहर के हाथों एक घुटन इम्तिहान से गुजरना था। सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फ्लैट में नहीं आई थी कि अहमद ने दरवाजे पर जोर-जोर से हाथ मारकर शाज़मा को बेदार कर दिया। उसका लहजा पहले से ज़्यादा जहरीला और आंखों में इंतकाम की आग थी। शाज़मा ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आई। अहमद ने उसे हकारत से देखते हुए कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज से तुम घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ोगी। मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। वहां तुम एक आम मुलाजमा की तरह सफाई का काम करोगी, ताकि तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा हो सके और तुम्हें वो गुरूर तुम्हारा खाक में मिल जाए जो तुम इस मासूमियत के पीछे छुपाए बैठी हो। शाज़मा का दिल धक से रह गया। उसने लड़ती हुई आवाज में पूछा, तो अहमद साहब, क्या वाकई मुझे अपने ऑफिस में लोगों के सामने जलील करना चाहते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आपको अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? अहमद ने एक जोरदार ठहका लगाया और शाज़मा के करीब आकर गुस्से से बोला, बीवी? तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर मेरी बीवी हो शाज़मा। मेरी नज़र में तुम्हारी हैसियत इस नागिन से ज्यादा कुछ नहीं है जिसने अपनी बेटी के महबूब को अपनी जाल में फंसाया था। इज्जत तो तुम्हारे बाप ने उसी वक्त नीलाम कर दी थी जब तुम्हें आधी रात को मेरे गले में बांध कर घर से निकाल दिया था। अब ज्यादा बहस मत करो और मेरे साथ चलो। शाहसमा ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानती थी कि इस वक्त एहतजाज करना फजूल है। वो अहमद के साथ उसके ऑफिस पहुंची, जहां अहमद ने सबके सामने उसे एक आम सफाई वाली लड़की के तौर पर मुतारिफ करवाया। अहमद ने उसे झाड़ू और सफाई का सामान देते हुए हुक्म दिया कि वो पोर्टल और राहदारियों की सफाई करे। शाज़मा ने बगैर किसी शिकवे के काम शुरू कर दिया। उसके नाजुक हाथ जब फर्श पर झाड़ू फेर रहे थे तो ऑफिस के दीगर मुलाजिम हैरत से उसे देख रहे थे, क्योंकि उसके वकार और काम करने के अंदाज से वो कहीं से भी पेशावर मुलाजमा नहीं लग रही थी। अहमद अपने केबिन में बैठा शीशे के पार से उसे देख रहा था। उसे ताकत थी कि शाज़मा थक कर या रोकर उससे माफ़ी मांगेगी, मगर शाज़मा ने सब्र की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे तोड़ना अहमद के बस में ही नहीं था। वक्त का पहिया बड़ी बेरहमी से घूम रहा था और जहां शाज़मा मुशक्कत की बस चक्की में पिस रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन बीना के सुनहरी ख्वाबों के महल में दरारें पड़ना शुरू हो गई। बीना अपने कमरे में बैठी अजमल के फोन का इंतजार कर रही थी, जो अब उसकी कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखती और फिर मोबाइल स्क्रीन को। आखिरकार जब अजमल ने फोन उठाया तो उसका लहजा किसी अजनबी जैसा था। बीना ने रुहानसी होकर कहा, अजमल तुम कहाँ गायब हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम मेरा फोन तक काट रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अजमल ने दूसरी तरफ से इंतहाई बेरुखी से जवाब दिया कि बीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अब फोन मत करना। मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी तय कर दी है और वो तुम्हारी जैसी लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। सच तो यह है कि जिस लड़की को अपनी बहन के साथ ऐसा रवैया हो, किसी के साथ वफादार नहीं हो सकती। अजमल को दरअसल बीना की हकीकत उस वक्त पता चली जब उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें बीना और अहमद एक साथ किसी पार्क में बैठे थे। ये वही तस्वीर थी जो बीना ने शाज़मा को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की थी, मगर अजमल के दोस्त ने उसे सच बता दिया कि तस्वीर में नजर आने वाली लड़की शाज़मा नहीं, बल्कि बीना खुद है। जब अजमल को पता चला कि बीना ने अपनी सौतेली बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कितने होलनाक झूठ बोले हैं, तो उसके दिल में बीना के लिए शदीद नफरत बढ़ गई। बीना का रंग फक हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, अजमल तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो शाज़मा को इसलिए रास्ते से हटाया था कि मैं तुम्हारी हो सकूं। मेरी माँ ने उसके खिलाफ कितना बड़ा मंसूबा बनाया और तुम अब मुझे ऐसे छोड़ रहे हो? अजमल ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो लड़की अपने बाप को धोखा देकर अपनी मासूम बहन पर बहतान लगा सकती है, वो कल को मुझे भी किसी मफाद के लिए कुर्बान कर देगी। मुझे अब तुम्हारी हकीकत पता चल गई है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना रास्ता नापो। अजमल ने फोन काट दिया और फीना के हाथ से मोबाइल गिरकर फर्श पर बिखर गया। उसकी चीख निकल गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उस वक्त उसकी सौतेली वाह फरीदा बेगम किचन में दाखिल हुई और बेटी की हालत देखकर घबरा गई। फरीदा बेगम ने माँ बीना को कंधों से पकड़कर हिलाया और सोचा, बीना क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? क्या अजमल ने कुछ कहा? बीना ने अपनी माँ को धक्का दिया और चिल्लाने लगी कि अम्मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है।
آپ نے کہا تھا کہ شازمہ کو نکال دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں، آج اجمل نے مجھے دھتکار دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مکار لڑکی ہوں۔ ہم نے شازمہ کی بددعا لے لی امی۔ ہم ہم اب کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ فریدہ بیگم نے بیٹی کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر بینا کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ دوسروں کے لیے کھودے کے گڑھے میں انسان خود بھی گر سکتا ہے۔ اکرم صاحب اب گھر کے بدلے ہوئے ماحول سے پریشان رہنے لگے تھے، اور ان کے دل میں بھی شازمہ کی معصومیت کی یادیں دستک دینے لگی تھی۔ لیکن فریدہ بیگم اب بھی اپنے جھوٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آفس کی مشقت اور لوگوں کی حقارت امیز نظریں شازمہ کے حوصلے کو توڑنے میں ناکام رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی خودداری اب آہستہ آہستہ احمد کے دل میں لگے نفرت کے پتوں کو پاش پاش کر رہی تھی۔ آفس میں کام کا ہنگامہ عروج پر تھا اور احمد اپنے کیبن میں بیٹھا فائلوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار شیشے کے پار راہداری میں لٹکے اس جھاڑو پر پڑ رہی تھی جسے شازمہ تھامے ہوئے تھی۔ اسی دوران احمد کا قریبی کاروباری دوست جنید کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھتے گہری سانسیں جنید نے باہر کی طرف اشارہ کرتے حیرت سے پوچھا، احمد، یہ نئی لڑکی جو صفائی پر مامور ہے، یہ کون ہے؟ میں نے آج سے ایک عجیب امتحان میں دیکھا ہے جس نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ احمد نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس سے کیا کر دیا؟ جنید نے سنجیدگی سے بتایا، ہمارے ایک جونیئر کلرک کی سونے کی انگوٹھی واش روم کے سینک کے پاس گر گئی تھی۔ اس لڑکی کو انگوٹھی ملی اور اس نے فوراً اسے مینیجر کے پاس جمع کروا دیا، اور جب اس کلرک نے اسے انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہی تو اس لڑکی نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی غیرت سے کہا کہ میں غریب ضرور مگر بددیانت نہیں ہے، اور میں نے محنت کی کمائی میرے لیے کافی ہے۔ احمد کی لڑکی کسی بہت اونچی اور خاندانی گھرانے کی لگتی ہے جو حالات کی وجہ سے یہاں کام کر رہی ہے۔ احمد کا دل یہ سن کر کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے کانوں میں شازمہ کے الفاظ گونجنے لگے کہ آپ کو وقت بتائے گا کہ گناہ گار کون ہے۔ اسے پہلی بار اپنی ذات سے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ ایک معصوم کلی کو اپنے پیروں تلے کچل تو نہیں رہا۔ اسی لمحے شازمہ کیبن میں پانی رکھنے کے لیے داخل ہوئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھ رکھا تھا اور اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے گلاس میز پر رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ احمد نے اسے پکارنا چاہا مگر اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ جب وہ باہر چلی گئی تو احمد کو محسوس ہوا کہ وہ کتنا چھوٹا ہے، اور وہ لڑکی جسے وہ مکار کہہ رہا تھا کتنی عظیم ہے۔ پیشماری کی ایک آگ اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی جو اسے اندر ہی اندر جلانے لگی تھی۔ وقت کی گرد اڑ رہی تھی اور اکرم صاحب کے عالیشان گھر میں اب پہلے جیسی رونق باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ سچائی کے سائے اب گھر کی دیواروں سے ٹکرانے لگے تھے۔ اکرم صاحب برآمدے میں تنہا بیٹھے ٹھنڈی چائے کی پیالی دیکھ رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کے اپنی سگی بیٹی شازمہ کی یاد ستا رہی تھی، جس کے ہاتھ کی بنی گرم چائے ان کی ساری تھکن اتار دیا کرتی تھی۔ اسی وقت ان کی سوتیلی بیوی فریدہ بیگم بازار سے ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے اندر داخل ہوئی۔ اکرم صاحب نے سرد لہجے میں کہا، فریدہ، آج پھر تم اور تمہاری بیٹی سارا دن باہر رہی ہو۔ گھر کا نظام بالکل چوپٹ ہو گیا ہے اور نوکرانیوں کے بھروسے اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب شازمہ یہاں تھی تو کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ مجھے ٹھنڈی چائے پینی پڑے۔ فریدہ بیگم نے بیزاری سے بیگ ایک طرف پٹکا اور بولی، اب آپ اس بد کردار لڑکی کا رونا لے کر نہ بیٹھ جائے تو بہتر ہے۔ وہ دکھاوے کی کم اسی لیے کرتی تھی تاکہ اپنی کالی کرتوتیں چھپا سکے۔ آپ کو اس کی ندامت یاد ہے مگر اس کا وہ گناہ یاد نہیں جس نے آپ کی پگڑی اچھال دی۔ بینا بیچاری تو پہلے ہی اجمل کے رویے سے پریشان ہے اور آپ کو اپنی چائے کی پڑی ہوئی ہے۔ اکرم صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے اور سختی سے کہا، بس کرو فریدہ، اب میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں نے تحقیق کیوں نہیں کی تھی۔ بینا تمہاری اپنی بیٹی ہے اس لیے تمہیں اس کا دکھ نظر آتا ہے، مگر شازمہ میری اپنی اولاد تھی جسے میں نے تمہاری اور بینا کی باتوں میں آ کر ایک پل میں پرایا کر دیا، اور جس طرح وہ میرے پیر پکڑ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی وہ منظر اب مجھے سونے نہیں دیتا۔ فریدہ بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا مگر انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی کہ آپ اب جذباتی ہو کر حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی سے لڑ کے یہاں تک دیکھا ہے ہم نے، اور پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اکرم صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اب شک ہو رہا ہے کہ اس رات جو کچھ ہوا وہ ویسا نہیں تھا جیسا دکھایا گیا۔
बीना का अजमल से रिश्ता टूटना और इसका ये हाल होना मुझे बता रहा है कि हमने किसी की बददुआ ले ली है। मुझे अब खामोश नहीं मैं बैठूंगा फरीदा, मैं उस अहमद का पता लगाऊंगा और शाज़मा से खुद मिलकर हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। फरीदा बेगम साकित रह गई क्योंकि हमें एहसास हो गया कि अब उनका झूठ ज़्यादा दिन छुप नहीं सकेगा। अकरम साहब अंदर कमरे की तरफ चले गए, जबकि फरीदा बेगम के दिल में खौफ की लहरें उठने लगी कि अगर सच सामने आ गया तो उनका और बीना का इस घर में कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। कुदरत का इंसाफ अब अपना रास्ता बना रहा था और गुनाह के बादल चटने वाले थे। शाम की हल्की रोशनी फ्लैट के सहन में फैली हुई थी जब अहमद ऑफिस से वापस लौटा। उसके चेहरे पर वो पुराना तकब्बुर और गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी नदामत और पेशेमानी झलक रही थी। उसे दरवाजा खुला तो सामने शाज़मा को किचन में काम करते पाया, जो कि हर रोज की तरह नहायत सब्र और खामोशी से अपने फ्राइज में मगन थी। अहमद ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठते अपनी पेशानी पर हाथ रखा। अहमद ने नहायत धीमी और शर्मिंदा आवाज में पुकारा, शाज़मा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शाज़मा हैरत से तर आ गई क्योंकि उसने निकाह के बाद से अब तक अहमद के लहजे में ऐसी नरमी कभी नहीं सुनी थी। वो किचन से बाहर आई और कुछ फासले पर खड़ी होकर संजीदगी से बोली, जी अहमद साहब, फरमाइए क्या बात है? क्या मुझसे फिर कोई ऐसी खता हो गई है जिसकी वजाहत आपको दरकार है? अहमद ने नजरें उठाकर उसे देखा और उसका दिल भर आया। उससे भराई हुई आवाज में कहा, नहीं शाज़मा, बल्कि आज मुझे अपनी इन तमाम खताओं का एहसास हो गया है जो मैंने तुम्हारे साथ की। मैंने ऑफिस में तुम्हारे किरदार की वो सच्चाई देखी जिसने मेरी आंखों पर बंदी शक की पट्टी उतार दी है। मैं जान गया हूं कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसका नक्शा तुम्हारी सौतेली बहन बीना ने मेरे सामने खींचा था। मैंने तुम्हारे सब्र और तुम्हारी पाकदामनी का मुशाहिदा किया है और मैं आज तुमसे अपने हर उस जुल्म का माफी मांगता हूँ जो मैंने नदानी पर तुम पर किए थे। शाज़मा की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने खुद पर काबू पाया। उसने कर बड़े लहजे में कहा कि माफी मांगने से वो वक्त वापस नहीं आएगा अहमद साहब, जब मेरे सगे बाप ने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था। आपने और मेरे अब्बू ने एक पल में उस बीना के झूठ को सच मान लिया जो हमेशा से मुझ पर हसद करती थी। क्या आपको अब एहसास हुआ कि कुछ रात आपसे मिलने का ड्रामा बीना ने रचाया था और इल्जाम मुझ पर लगा? अहमद ने तड़प कर जवाब दिया, हाँ शाज़मा, मैं समझ गया। बीना और उसकी माँ फरीदा बेगम ने अपनी स्याहकारियों को छुपाने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया। बीना मेरा इस्तेमाल कर रही थी और जब उसे कोई अमीर लड़का मिला तो उसने बड़ी चालाकी से मुझे तुम्हारे गले में बांध कर खुद को पाक दामन साबित कर दिया। वो सौतेली माँ बेटी इस घर पर कब्जा करना चाहती थी और तुम इनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर थी जिसे उन्होंने बड़ी बेरहमी से हटा दिया। लेकिन अब मैं ये जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कल ही तुम्हारे बाप के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि उनकी सगी बेटी दूध की तरह उजड़ी है और जिस पर वो अंधा भरोसा कर रहे हैं वो आस्तीन के सांप है। शासमा ने एक सर्द आह भरी और कहा, अब सब साथ सामने आने से टूटे टूटे हुए रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। अहमद ने अज़म से कहा कि वो शासमा को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिला कर आएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जहाँ शाज़मा के घर में सच्चाई की तरफ पैदा हो रही थी, वहीं अकरम साहब के घर में गुनाहों का घड़ा भर चुका था और वो किसी भी लम्हे फटने को तैयार था। रात का आखिरी पहर था और पूरे घर में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अकरम साहब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे कि अचानक बीना के कमरे से ऊंची आवाज में रोने और तकरार की आवाजें उनके कानों से टकराई। उनके कदम वही साकित साकित हो गए और वो तजस्सुस के आलम में बीना के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गए। अंदर बीना अपनी माँ फरीदा बेगम से उलझ रही थी और उसका लहजा शदीद पछतावे और खौफ से बड़ा था। बीना ने रोते हुए कहा, अम्मी, अब बस कर दे, मैं इस बोझ के साथ मजीद नहीं जी सकती। अजमल ने मुझे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो जान गया था कि मैंने अपनी सौतीली बहन शाज़मा के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो लड़की अपने सगे बाप की आंखों में धूल झोंक कर अपने मासूम बहन की जिंदगी तबाह कर सकती है, वो कभी सच्ची शरीक हयात नहीं बन सकती। हमने शाज़मा पर जो बहतान लगाया था वो हमें दीमक की तरह चाट रहा है अम्मी, और आज आज मैं तमाशा बन चुकी। फरीदा बेगम ने गुस्से से उसे खामोश करवाने की कोशिश की कि जुबान को लगाम दो बिना, अगर तुम्हारे सौतेले बाप अकरम साहब ने ये सुन लिया तो वो हमें इस घर से धक्के देकर निकाल देंगे। याद रखो अकरम साहब अपनी गैरत के मामले में कितने जुनूनी है
और हमने उसी जुनून का फायदा उठाकर शाज़मा को उनकी जिंदगी से बेदखल किया था। अब अगर सच सामने आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। बीना ने अजानी अंदाज में हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अम्मी, हम पहले भी तो कहीं के नहीं रहे थे। हमने अकरम साहब की सगी बेटी को इस अहमद के हवाले कर दिया, जो मेरा दोस्त था और जिससे मैं शादी के वादे करती रही थी। शाज़मा तो उस लड़के की शक्ल से भी वाकिफ नहीं थी, मगर हमने कितना बड़ा ड्रामा रचाया और आपने तो झूठी कस्में खाकर अब्बू का यकीन पक्का कर दिया। आज मेरी बदनामी दरअसल उसी मासूम की बद्दुआ का नतीजा है, और मैं अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगी। दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और अकरम साहब अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा सदमे और गुस्से की शिद्दत से हौलनाक लग रहा था। फरीदा बेगम और बीना उन्हें अपने साथ देखकर यूं साकित रह गई थी जैसे उनकी जिस्म से रूह परवास कर गई हो। अकरम साहब ने लड़ती हुई मगर गरजदार आवाज में पूछा, तो ये सब एक गनावना खेल था फरीदा? तुमने और तुम्हारी इस बेटी ने मिलकर मेरी सगी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म लगाया, और मैं अपनी झूठी गैरत के नशे में तुम जैसी मक्कार औरतों की बातों में आ गया। मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने अपनी मासूम बेटी की चीखें नहीं सुनी और अपनी आस्तीन में तुम जैसे सांप पाले रखे। मैंने अपनी शहजादी को तुम्हारी खातिर घटने जलील करके निकाल दिया, और तुम लोग यहाँ बैठकर अपनी चालों पर फख्र कर रही थी। फरीदा बेगम ने घबरा कर अकरम साहब के पैर पकड़ने की कोशिश की, मगर उन्होंने नफरत से उन्हें दूर झटक दिया। पीना कमरे के कोने में दुबक कर हिचकियां लेने लगी। अकरम साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा जैसे उनका दिल बैठ रहा हो। उन्हें शाज़मा को आखिरी मंजर याद आ रहा था, जो वो उनके पाँव में गिर कर अपनी बेगुनाही की दहाई दे रही थी। उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। उन्होंने कांपते हाथों से अलमारी से अपनी चादर निकाली और अहमद के घर की तरफ जाने का फैसला किया। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे, और वो ये सोचकर कांप रहे थे कि वो अपनी बेटी से अब किस मुंह से माफी मांगेंगे। झूठ की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, और जब सच्चाई का सूरज पूरी आबोताब से तलू होता है तो बरसों की बनी हुई साजिशें रेत के ग्रंथों की तरह बिखर जाती है। रात के आखिरी पहर जब हर तरफ सुनाटा छाया हुआ था, अकरम साहब दीवाना वार गाड़ी चलाते अहमद के फ्लैट के बाहर पहुंचे। उनका वजूद पछतावे की आग में जल रहा था और आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। जब उन्होंने लड़ते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी तो अहमद ने हैरत से दरवाजा खोला और सामने अपने ससुर को इस हाल में देखकर वो साकित रह गया। अकरम साहब के चेहरे पर वो पुराना तकब्बुर अब कहीं नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वहां सिर्फ एक शिकस्त खोलता पाप की नदामत थी। अकरम साहब ने अहमद का हाथ थाम कर हिचकियों के दरमियान कहा, अहमद, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, वरना मेरा दम निकल जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया, और अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी शाज़मा दूध की तरह उजली और बेकसूर है। मैं कितना बदबख्त बाप हूँ कि मैंने अपनी सगी औलाद को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी और इन सांपों के बने हुए जाल में फंसकर अपनी पगड़ी खुद ही उछाल दी। शाज़मा जब कमरे से बाहर आया तो अपने बाप को दहलीज पर बैठा देख के उसके कदम वहीं रुक गए। अकरम साहब ने शाज़मा के पैर पकड़ लिए और माफी की भीख मांगने लगे। शाज़मा ने तड़प कर अपने बाप का सर उठाया और उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया। अकरम साहब बार बार एक ही बात कह रहे थे कि शाज़मा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। अगर वो तुम्हारा था, उन औरतों का वहां अब कोई ठिकाना नहीं होगा। शाज़मा ने नहायत वकार बावकार लहजे में अपने बाप की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, अब्बू, मैंने आपको इसीलिए माफ कर दिया जब मैं इस घर से बाहर निकली, क्योंकि मैं आपका दुख जानती थी। लेकिन अब्बू, अब इस घर में वापसी मुमकिन नहीं है जहां मेरी शराफत का जनाजा उठा दिया गया हो। आपने अपनी सौतेली बीवी और पीती के झूठे सच को मानकर मुझे जिस मुकाम पर ला खड़ा किया, वहां अहमद साहब ने मेरा सहारा लिया। अब मेरा घर यही है और मेरा मान भी यही है। आपका पछतावा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन वो शाज़मा अब मर चुकी है, जो आपके गुस्से से डर जाया करती थी। अकरम साहब ने शाज़मा का हाथ चूमा और आंसू के साथ वहां से रुखसत हुए, क्योंकि वो जान गया था कि कुछ जख्मों की तलाफी कभी मुमकिन नहीं होती। इस वाक़ये को चंद दिन बाद कुदरत का इंसाफ पूरी कुव्वत से हरकत में आया, और जिस घर में साजिशें जन्म लेती थी वहां इबरत के साए मंडला रहे थे। अकरम साहब ने घर पहुंचते ही वो तमाम सबूत फरीदा बेगम और बीना के सामने रखते, जो इनकी मक्कारी की गवाही दे रहे थे। उन्होंने फरीदा बेगम को उसी वक्त तलाक दी और बीना का हाथ पकड़कर उसे घर की दहलीज से बाहर धक्का दे दिया। अकरम साहब ने गर्ज कर कहा, तुम दोनों ने मेरी खून का सौदा किया और मेरी सगी बेटी पर इल्जाम लगाया, जो शायद दुश्मन भी ना लगाए। बीना रोती रही और माफी मांगती रही,
लेकिन अकरम साहब का दिल अब पत्थर हो चुका था। बीना का अंजाम ये हुआ कि उसकी शादी एक उदिर उम्र सख्त मिजाज दुकानदार से कर दी गई, जहाँ उसे वो तमाम जिल्लतें सहनी पड़ी जिसने शाज़मा के लिए सोची थी। फरीदा बेगम अपने भाई के घर में एक बोझ बनकर जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। दूसरी तरफ अहमद की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। शाज़मा की मासूमियत और उसके सब्र ने अहमद के दिल की बंजर जमीन पर मोहब्बत की फसल उगा दी थी। अहमद ने ना सिर्फ शाज़मा से माफ़ी मांगी बल्कि उसे वो तमाम खुशियां दी जिसकी वो हकदार थी। ऑफिस में अब शाज़मा कोई मुलाजमा नहीं बल्कि अहमद की शरीक हयात और उसके कारोबार के बराबर की हिस्सेदार थी। अहमद उसे देखकर फख्र महसूस करता था कि उसके पास एक ऐसी जीवन साथी है जिसने तूफान में भी अपना दामन साफ रखा। एक सुहानी शाम जब शाज़मा और अहमद अपने फ्लैट की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे, तो शाज़मा की नज़र दूर अफक पर जमी हुई थी। उसने मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखा और अहमद ने उसका हाथ थामकर उसके माथे पर प्यार दिया। शाज़मा को महसूस हुआ कि दुखों की तवील रातों के बाद अब बाकी एक नई और रोशन सुबह तवील तुलू हो चुकी है। अकरम साहब भी अब अक्सर उनसे मिलने आते थे और शाज़मा की हर बात पर कुर्बान होते थे, मगर रिश्तों में अब वो दूरी खत्म हो गई थी और मोहब्बत की नई खुशबू महकने लगी थी। सच्चाई की जीत हो चुकी थी और झूठ अपने तमाम तर मुकर के साथ मिट चुका था।